हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का हिंदी सब्जेक्ट और उसकी दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 2, दो लघु कथाएं। लघु कथाएं मीन्स शॉर्ट स्टोरीज बोल सकते हो या फोक टेल्स बोल सकते हो, छोटी छोटी दो स्टोरीज विथ अ मॉरल। तो इसमें पहली है नींव और दूसरी है जीभ का वर्चस्व। नींव मीन्स फाउंडेशन। अब ये जो स्टोरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमें देती है कि वी शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। तो इन दोनों ही लघु कथाओं को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा से जो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रही है वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दो लघु कथाएं। पहली लघु कथा है नींव और इन दोनों ही लघु कथाओं को लिखा है हरि जोशी ने। परिचय यहाँ पर दिया गया है, जो लेखक है इनका परिचय दिया गया है। इनका जन्म 1943 में खुड़िया यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ है। और बाकी इनका जो परिचय है, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी। प्राध्यापक यानी कि ये प्रिंसिपल रह चुके हैं, सेवानिवृत्त यानी रिटायर है। और ये इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। मतलब हिंदी में जो भी ये राइटिंग्स करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह हैं उनमें वो आती रहती है, प्रिंट होते रहते हैं, प्रकाशित होते हैं, मतलब उनका प्रिंट होता रहता है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं, यानी कि 2 अवार्ड्स ये इनको मिले हैं। कौन से 2 अवार्ड्स? गोयनका सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान, ये दोनों ही अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। और इनकी प्रमुख कृतियां हैं, यानी मेन वर्क्स की अगर हम बात करें तो इनकी मेन वर्क्स है पंखुरियां, यंत्र युग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि, यानी बहुत सारे उन्होंने विविध तरह के लेख लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नींव से। नींव तो हमारी पहली जो ये लघु कथा है वो है नींव। नींव यानी फाउंडेशन। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला यानी कि मल्टी स्टोरे, बहुत सारे मंजिलों की एक इमारत। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है नींव से उठ रही थी, यानी उसका शुरुआत हो ही रहा था ग्राउंड फ्लोर से। ग्राउंड से ऐसे दीवारें खड़ी हो कर रहे थे वो लोग। ठेकेदार नया था। ठेकेदार मीन्स कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। तो वो ठेकेदार जो था, कॉन्ट्रैक्टर तो जो था, नया था, भयभीत सा, थोड़ा डरा हुआ सा भी था। और वो डरे हुए से होते हुए वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अभी ये डरा हुआ इसलिए था कि कहीं ये उसका पहला हो सकता है, शायद पहला उसका कॉन्ट्रैक्ट हो और वो चाहता हो कि उसमें कोई भी गलती ना हो। इसीलिए वो क्या कर रहा था कि 1 तगारी सीमेंट। अब तगारी क्या होता है? तगारी का मतलब होता है तसला। अभी तसला क्या होता है? तसला यानी कि एक छोटा सा टोकरा टाइप। अगर हम कहीं पर भी देखते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है या हमारे घर में भी कभी सीमेंट वगैरह का काम होता है तो ये जो मजदूर होते हैं वो पहले नीचे जमीन पे थोड़ा सा मिट्टी और सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं और फिर वो उनको छोटी छोटी कढ़ाइयों में लेकर ऊपर दीवारों पर या सीलिंग पर लगाते हैं। तो वो जो कढ़ाई वो लेते हैं, छोटा सा एक कटोरा टाइप जो लेते हैं, उसे कहते हैं तगारी। तो वो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, ये माप था उनका, 1:5, मतलब सीमेंट एंड मड। तो इसका वो प्रोपोर्शन लेकर वो ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था, यानी कि ईंटों में जो बीच में लगाने के लिए मसाला लगता है सीमेंट का, उससे वो ईंटें जुड़वा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। अब अगले दिन एक बड़े इंस्पेक्टर आए वहां पर, अधिकारी, ऑफिसर। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। अब जब उन्होंने काम देखा तो उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष यानी कि डिससेटिस्फैक्शन, अ बिग डिससेटिस्फैक्शन, मतलब उस जो इंस्पेक्टर आया था काम देखने के लिए उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अपना डिससेटिस्फैक्शन जो है जता दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। और वो इंस्पेक्टर ऊपर से ये भी बोलता है कि अगर आपको ऐसा काम करना है तो कहीं और जाके करो, यहां नहीं चलेगा। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के
मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अभी नेक्स्ट डे ये जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था बेचारा, उसको डर लग रहा था कि मैंने 1 तगारी सीमेंट में 5 तगारी रेत लिया था ना, तो अब वो सोचता है कि 1 तगारी में मैं 3 तगारी रेत ही लूंगा, 5 तगारी नहीं लूंगा, यानी कि 1:5 की जगह अभी मैं 1:3 का रेशियो लूंगा, तो शायद मेरा काम अच्छा होगा। वो तो बेचारा भोला था, तो उसको तो यही लगा कि शायद मेरे काम में कमी होगी, इसीलिए उसने उसे बेटर करने की कोशिश की। तो 1 तगारी सीमेंट में उसने 3 तगारी रेत डाल के मसाला बना के ईंटों की जुड़ाई फिर से शुरू कर दी। संबंधित अधिकारी आए, अब वापस से वही इंस्पेक्टर आया कल वाला। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली, वापस से उन्होंने जो वॉल बन रही थी फाउंडेशन से वहां पर एक नजर डाली और गर्म हो गए। अब यहाँ पे गर्म हो गए मतलब गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दे दी और इस बार उसने इस कॉन्ट्रैक्टर को एक लास्ट वार्निंग दे दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। यानी कि यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया, यानी आपने अपने काम में इम्प्रूवमेंट्स नहीं किया, तो मैं ये काम बंद करवा दूंगा। यानी बेचारा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसकी गलती कहाँ हो रही है, और वो तो डर गया कि ये तो मेरा काम बंद करवा देगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह ली। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर नया था, इसके तो बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि मुझसे गलती क्या हो रही है कि ये मुझे धमकी देकर गया। तो उसने क्या किया, इस नए ठेकेदार ने, वो एक एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, एक अनुभवी ठेकेदार, अनुभवी मीन्स एक्सपीरियंस्ड। तो अनुभवी ठेकेदार के पास वो अपनी प्रॉब्लम लेकर गया कि ये मेरी समस्या है, आप मुझे सलाह दीजिए, गिव मी एडवाइस। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर था वो तो समझ गया बात कि ये क्यों ऐसे कर रहा है इंस्पेक्टर, उसको ब्राइब चाहिए, उसको रिश्वत चाहिए, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। तो इसीलिए उसने कह दिया कि वो इसीलिए तुम्हारे काम में कमी बता रहा है क्योंकि उसको रिश्वत चाहिए। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। अब ये जो नया कॉन्ट्रैक्टर था वो तो काफी ईमानदार था, ऑनेस्ट पर्सन था, उसको ये रिश्वत लेना और देना दोनों ही गलत काम लगता था, अपराध था वो, एक्चुअली क्राइम है एक तरह से रिश्वत देना या लेना। तो उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। तो उसने उस करप्ट इंस्पेक्टर को, करप्ट ऑफिसर को एक पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया, यानी लेसन सिखाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। तो अब अगले दिन ये जो इंस्पेक्टर है वापस से आया, ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। तो ये जो नया कॉन्ट्रैक्टर था उसने क्या किया, वो जो इंस्पेक्टर आया ना उसको रुपयों से भरा लिफाफा एक पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अब ये जो इंस्पेक्टर था वो तो करप्ट ही था, उसको तो पैसे ही चाहिए थे, उसको पैसे मिल गए, जब ये कॉन्ट्रैक्टर ने दिया तो वो तो खुश हो गया और वो जाने लगा। अब जैसे ही वो जाने लगा वहां पर वो बड़े ऑफिसर्स आ गए, उससे भी बड़े हाई लेवल के पोस्ट के ऑफिसर्स आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों, रेड हैंडेड पकड़ा गया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। तो वस्तुतः रात में ही, मतलब हुआ यूं कि रात में ही ये जो ईमानदार ठेकेदार था, जब उसे पता चला ना कि इस नए जो ठेकेदार रोज आता है इंस्पेक्टर देखने के लिए अधिकारी, उसको रिश्वत चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने बड़े अधिकारी के पास में उसकी शिकायत दर्ज करा दी कि वो मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा है, मेरे काम को सही नहीं बता रहा है। अब ये जो उच्च अधिकारी थे जिनके पास ये कंप्लेंट लेके गया कॉन्ट्रैक्टर नया वाला, वो ईमानदार था। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे एकाधे भी भ्रष्ट अधिकारी अगर हो जाए सिस्टम में तो पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा प्रशासन, गवर्नेंस, वो ही बदनाम हो जाता है, करप्ट हो जाता है कि ये तो करप्ट है, ये लोग तो रिश्वत लेते हैं, एक के वजह से सब बदनाम हो जाते हैं। तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। तो ये जो करप्ट ऑफिसर था उसको पनिश करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो सच ही कहते हैं ना, बुरा काम करोगे तो बुरा ही होगा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया और ये जो नया ठेकेदार था और ये जो उच्च अधिकारी था दोनों ही ईमानदार थे। दोनों ने ही ईमानदार होने का प्रमाण भी दिया, प्रूफ भी दे दिया कि वो कितने ईमानदार है। कैसे? भ्रष्ट अधिकारी को पकड़वाकर, उसको सजा दिलवाकर। तो उनकी ये जो चर्चा है चारों तरफ फैल गई, समाचार उनका चारों ओर फैल गया।
उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। सार्वजनिक समारोह यानी कि पब्लिक प्रोग्राम्स में, जहां जहां पर भी प्रोग्राम्स होते हैं पब्लिक के लिए ओपन, वहां वहां पर उनका सम्मान किया गया, यानी उनको ऑनर किया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए या फिर उनका सम्मान किया गया, उनको बुलाकर शॉल नारियल देकर, कुछ इस तरीके से। तो इस एक लघु कथा से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए और बेईमान लोगों का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। तो ये एक सीख हमें इस लघु कथा से मिलती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगली लघु कथा की तरफ, जीभ का वर्चस्व। अब हमारी अगली लघु कथा है जीभ का वर्चस्व। जीभ का वर्चस्व मीन्स द एग्जिस्टेंस और द इम्पोर्टेंस ऑफ टंग। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध मतलब एक लाइन में, जैसे आप भी देखते हो आपके दांत कैसे नीचे की तरफ एक रो है और ऊपर की तरफ एक रो है, लोअर एंड अपर, दोनों तरफ ये जो लाइन है, एक लाइन में सारे दांत होते हैं और एकजुट होते हैं, कि कोई दांत ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होते, किसी किसी के होते थोड़े बहुत, लेकिन वो होते ऑलमोस्ट एक ही लाइन में एक साथ। तो एकजुट होने के कारण, यूनाइटेड होने के कारण और एक लाइन में होने के कारण दांतों ने एक बार दुस्साहस किया। दुस्साहस किया यानी बदसलूकी की। किसके साथ? जीभ के साथ, जिह्वा यानी जीभ के साथ। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। एक दिन वे गर्व में चूर होकर मतलब बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। किस बात से प्राउड फील कर रहे थे पता नहीं, अपने प्राइड में उन्होंने कहा। किससे कहा? जिह्वा से। हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। 32 क्यों? क्योंकि तीत 32 तीत होते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं हम 32 घनिष्ठ मित्र है, मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स है, 32 बेस्ट फ्रेंड्स, एक से एक मजबूत और सारे के सारे स्ट्रांग है। तू ठहरी अकेली, यानी जिह्वा से कहते हैं, टंग से, कि तुम तो अकेली हो, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे, और अगर चाहे, हम चाहे तो हम तुझे इससे बाहर ही ना निकलने दे हमारे दांतों से। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। तो इस जिह्वा ने पहली बार ऐसा दूषित यानी कि अपवित्र यानी कि कुछ सिंफुल गलत बात सुनी थी जिह्वा ने। तो वह हंसकर बोली, क्योंकि पहली बार ये उसने सुना ऐसे, तो उसे लगा क्या पता कैसे ऐसी मजाक कर रहे होंगे, तो वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। यानी कि ऊपर से दिखने में एकदम सफेद और चमकदार हो, लेकिन मन से कितने कपटी हो तुम, मन से कितने बदमाश हो। यानी तुम दिखते कुछ और हो और अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और दिखना और अंदर से कुछ और होना, ये वैसी बात हो गई। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे। तो अब दांत क्या बोलते हैं कि हमको बोलती है, तो हम ऊपर से अच्छे दिखते हैं, स्वच्छ दिखते हैं और अंदर से काले हैं, तो ये बोलने वाली होती कौन है? बड़बोली। वाचालता मतलब जो ज्यादा बोलता है, इसीलिए बड़बोली ये वर्ड भी मैंने कहा है यहाँ पे। अपनी औकात में रह मतलब तू अपने लिमिट्स में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। तो दांत कह रहे हैं हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज करती है। ऊपर से दांत ये भी बोलते हैं कि वो है, इसके लिए जीभ है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। किटकिटाकर मतलब दांत मसल के बोलते हैं ना, कि दांत पीस कर बात कर रहे हैं, जैसे कोई गुस्से में बात करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से किटकिटाकर। जीभ ने नम्रता बनाए रखी ना, जीभ अभी भी पोलाइट थी, उसने पोलाइटनेस अपनी बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, लेकिन उसने जवाब जरूर दिया दांतों को। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्द टूटते भी है। अब जीभ ने क्या कहा कि जो दूसरों को चबाने की ललक रखते हैं, जो लालसा रखते हैं कि दूसरों को चबा लेंगे, वो ही बहुत जल्दी टूटते हैं। जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई, जिह्वा ने भी वही कहा। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। तो जिह्वा कहती है कि सामने वाले तो और भी जल्दी गिर जाते हैं, मतलब सामने के दांत वो तो और भी जल्दी गिर जाते हैं। और ऊपर से जिह्वा दांतों को ये भी कह रही है कि तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी हो यानी कि लोगों के अच्छे समय में उनके साथ रहते हो, बुरे समय में उनको छोड़ देते हो, अवसरवादी। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, यानी कि मनुष्य जब तक जवान है तब तक तुम उनके साथ हो। जैसे ही मनुष्य बूढ़ा हो चलता है, वृद्ध अवस्था में पहुंचता है, असहाय हो जाता है, ओल्ड एज में आता है, तो तुम उसको छोड़ देते हो। नेचुरल है ना, दांत टूट जाते हैं हमारे बुढ़ापे में। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे?
अब दांतों को और बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जीवा जो है बिल्कुल भी उनसे डर नहीं रही है और अपनी हार भी नहीं मान रही है। तो दांतों को और गुस्सा आ रहा है। बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, कि हमारे रूट्स जो है ना बहुत डीप है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, और हम जो इतने कड़े कड़क मजबूत है और नुकीले हैं, इसके कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, वापस से एकदम पोलाइटली जीभ ने उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तो वो कहती है, बहुत ही अच्छी तरह से कहती है कि तुम जो नुकीले और कड़ेपन का बता रहे हो ना, वो तुम सिर्फ मुंह के अंदर ही हो, मुंह के बाहर तुम्हारा कुछ नहीं है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझसे पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो वो कहती है कि मैं बहुत ही पोलाइटली तुमसे कह रही हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करना और उनको झुकाने की क्षमता है, ताकत है मुझ में। मैं पूरी दुनिया को प्रभावित भी कर सकती हूँ, यानी इम्प्रेस भी कर सकती हूँ और झुका भी सकती हूँ अपने सामने। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। अब दांत तो हार मानने से रहे, अब उनको उल्टा और गुस्सा आ रहा है। जब जीवा उनको वापस पोलाइटली जवाब दे रही है तो उनको और गुस्सा आ रहा है। तो वो दांत उनको जीवा को और धमकी दे रहे हैं कि तू कब तक हमसे बचेगी। जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो अब दांतों के बार बार ऐसे चेतावनी देने के बाद, धमकियां देने के बाद जीभ थोड़ी ना चुप रहती, तो उसने सीधी सीधी धमकी दे दी, वो भी विनम्रता पूर्वक, और ये कह दिया कि तुम सब ऐसे तो नहीं मानोगे, तो मैं अभी डॉक्टर को ही बुलाती हूँ, दंत चिकित्सक को। एक एक करके सबको उखाड़ के बाहर फेंकेगा और मुझे तो हाथ भी नहीं लगाएगा। अब दांत बेचारे सारे के सारे डर गए, चुप हो गए। घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए, निरुत्तर थे, यानी कि अब कोई जवाब ही नहीं था उनके पास इसके ऊपर। तो उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। तो इसीलिए ये जो एक कविता है उसकी पंक्ति, कुछ एक दो पंक्ति है यहाँ पे बताई है कि किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में। नेचुरल है, किसी को भी क्यों कोई बुरा कहे, कोई क्यों बुरा सुने, किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई उनसे सख्ती से पेश आए। आपको भी अगर कोई डांटता है तो आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो दांतों को यही लाइन्स याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसीलिए तो जबान को हड्डी नहीं दी, क्योंकि दांत जो हड्डियां जो है सख्त होती है ना, कड़क होती है हड्डियां, इसीलिए तो उसको जब जीभ को हड्डी नहीं दी। तो हमारे पूरे शरीर का कौन सा ऑर्गन है जिसमें हड्डियां नहीं है? वो है जीभ और कान। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो घमंडी दांतों ने आखिर में जीभ से हार मान ली। लोहा मान लेना यानी हार मान लेना। तो घमंडी दांतों ने जीभ से हार मान ली। तो इसी के साथ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और इस सेकेंड स्टोरी का जो कि है जीभ का वर्चस्व, इस सेकेंड स्टोरी का इंपॉर्टेंस ये है कि हमें कभी किसी को धमकी नहीं देनी चाहिए, विनम्रता पूर्वक ही सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए नहीं पता। तो अब हम सीधे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। दांतों की विशेषताएं क्या है? दांतों की विशेषताएं पंक्तिबद्ध, कपटी, सफेद और स्वच्छ, दुस्साहसी। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी दंत चिकित्सक को बुलाकर सबको एक एक करके मुंह से बाहर कर देगी। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। तो दुस्साहसी बन गए थे और जीभ को चबाने की, मुंह से बाहर निकालने की ही न देने की धमकी दे रहे थे। तो जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, गलत। दांत घमंडी थे, सही। सभी अपराधियों का नियमानुसार सजा नहीं हुई, सही। ठेकेदार पुराना था, गलत। उचित जोड़ियां मिलाओ। बहुमंजिला क्या थी? इमारत। अधिकारी भ्रष्ट था, नया ठेकेदार ईमानदार था और सार्वजनिक समारोह सम्मान हुआ। कृति पूर्ण कीजिए। ठेकेदार ने ईंटों की जुड़ाई के लिए लाया था पहले दिन क्या लाया था? 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत। और अगले दिन क्या लाया था? 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत। नए ठेकेदार की विशेषताएं, ईमानदार था और रिश्वत लेने देने को अपराध मानने वाला। सार्वजनिक समारोह में सम्मानित व्यक्ति, नया ठेकेदार और उच्च अधिकारी। जिह्वा की विशेषताएं, यहाँ पर ये गलत लिखा है, नए ठेकेदार की विशेषताएं, ये है जिह्वा की विशेषताएं। पहला है विनम्र
और दूसरा है दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता रखने वाली। कारण लिखिए, अधिकारी महोदय ठेकेदार के काम में कमी बताते रहे थे क्योंकि उन्हें ठेकेदार से रिश्वत चाहिए थी। पूरा प्रशासन बदनाम है क्योंकि कुछ एक भ्रष्ट भी है। दांत मनुष्य को वृद्धावस्था में असहाय छोड़कर चल देते हैं क्योंकि वे अवसरवादी होते हैं। दांतों से सब थर्राते हैं क्योंकि वे बड़े और नुकीले होते हैं। एक्चुअली दिस इज कड़े और नुकीले होते हैं। परिणाम लिखिए, उच्च अधिकारी के आने का कारण। उच्च अधिकारी के आने के कारण भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का परिणाम। ठेकेदार और उच्च अधिकारी का ईमानदारी का परिणाम यह हुआ कि उनको सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया। जिह्वा के विनम्र होने का परिणाम। जिह्वा के विनम्र होने का परिणाम ही है कि वह पूरी दुनिया को प्रभावित करने में और झुकाने में सक्षम बनी है। जीभ के चेतावनी देने का परिणाम। जीभ के चेतावनी देने का परिणाम यह हुआ कि घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया। सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। तो यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। सेकंड, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। दांत ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ है पर मन में बड़े कपटी हैं। दांतों के कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े उनसे थर्राते हैं। घटनाक्रम के अनुसार निम्न वाक्यों को उचित क्रम लगाइए। तो यहाँ पे जो 4 सेंटेंसेस दिए मैं डायरेक्टली आंसर्स रीड कर रही हूँ। अधिकारी ने ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी रिश्वत चाहता है। नया ठेकेदार ईमानदार था और रिश्वत देना अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। कृति पूर्ण करना है। ईंटों की जुड़ाई के लिए लाया गया सामान 1 तगारी सीमेंट, 3 तगारी रेत। गलत विधान सही करके लिखिए। संबंधित अधिकारी ने इमारत पर एक निगाह डाली और हंसने लगे। संबंधित अधिकारी ने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। अनुभवी ठेकेदार ने नए ठेकेदार से समस्या का हल चाहा। नए ठेकेदार ने अनुभवी ठेकेदार से समस्या का हल चाहा। उपसर्ग एवं प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय हमें दोनों भी अलग करना है। सशंकित शब्द दिया हुआ है, उसमें स उपसर्ग है, शंका शब्द है और इत जो है आपका प्रत्यय है। अनुभवी में आपका अनु जो है उपसर्ग है, भव जो है शब्द है और ई जो है आपका प्रत्यय है। उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स और प्रत्यय यानी कि सफिक्स। शब्द युग्म तैयार कीजिए, जैसे देने लेने वैसे ही पढ़ना लिखना बार बार। रिश्वत लेने देने के बारे में अपनी राय लिखिए। रिश्वत देना और लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। चंद रुपए देकर हम हमारा काम जल्दी और आसान करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और ईमानदारी की लड़ाई में भ्रष्टाचार ईमानदारी पर हावी हो रहा है। कई जगहों पर रिश्वत के बिना काम ही नहीं होता। रिश्वत लेने देने में जो माहिर होते हैं वे तो आराम से जिंदगी बिताते हैं और यह एक कड़वी सच्चाई है। इंसान बिकने लगा है। देश के मूल्य, आदर्श, नैतिकता आदि रिश्वत के हमले से घायल हो गए हैं। अब समय आ गया है कि ये सब एक होकर रिश्वत पर हमला करे और उसका नामो निशान मिटा दे। वह दिन देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पर क्या सचमुच ऐसा होगा? उम्मीद तो कर ही सकते हैं, आखिर उम्मीद पर ही तो दुनिया टिकी है। संजाल पूर्ण कीजिए। दांतों को घमंड था इन गुणों के कारण। शक्तिशाली, नुकीले, जड़े बहुत ही गहरी, कड़े। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुझमें तो पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। घमंडी दांतों ने आखिरी जीभ का लोहा मान लिया। अब उत्तर लिखिए। परिच्छेद में इनके बीच वाक्य युद्ध चला। वाक युद्ध चला। किसके बीच में वाक युद्ध चला? जीभ और दांत। वाक युद्ध में जीत किसकी हुई? वह है जीभ। वाक युद्ध, वाक मतलब जो डिबेट हम बोलते हैं वो। वचन बदल कर लिखिए। जड़े, जड़, पंक्ति, पंक्तियां। अब परिच्छेद में तद्धित शब्द ढूंढ कर लिखिए। तद्धित शब्द है पहला प्रभावित, दूसरा है विनम्रता। किसी को भी बयान में सख्ती पसंद नहीं, इस तथ्य पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। मधुर और नम्र वचन औषधि के समान होते हैं तो कटु और सख्त वचन तीर की तरह हमारे मन को घायल कर देते हैं। कठोर वचन कलह और अशांति ही उत्पन्न करते हैं। ये स्वर्ग को नर्क में और मित्रता को शत्रुता में बदल देते हैं।
इनका विनाशकारी प्रभाव सब जानते हैं। प्रकृति में इसका सुंदर उदाहरण प्रस्तुत है। कोयल और कौवा दोनों रंग से काले हैं, परंतु कौवे की कठोर वाणी के कारण ही वह अप्रिय बना है। अतः यदि हमारी वाणी में सख्ती अर्थात कठोरता है तो उसे दूर कर विनम्रता ले आने में ही समझदारी है। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अब नाक, दांत, गला और मुंह, इन शब्दों से आपको मुहावरे बनाने हैं और उन्हें प्रयोग में भी लाने हैं, वाक्य प्रयोग में। तो नाक, नाक में दम करना, तंग करना। वाक्य, शरारती बच्चों ने छुट्टियों में घर वालों की नाक में दम कर दिया था। दूसरा है दांत, दांत तले उंगली चबाना, हैरानी प्रकट करना या दंग रह जाना। वाक्य, दर्शकों ने छोटे सचिन की बल्लेबाजी देखकर दांतों तले उंगली चबा ली। गला, गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। वाक्य, गांव की नदियां गांव वालों को गले का हार है। मुंह, मुंह तोड़ जवाब देना, करारा उत्तर देना। वाक्य, भारतीय सेना के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। विलोम शब्द लिखिए। लघु कथा, दीर्घ कथा। भय, अभय, निर्भय। सशंक, निशंक। उच्च, निम्न। दंड, पुरस्कार। सार्वजनिक, निजी। कलुषित, निष्कलंक। सफेद, काला। स्वच्छ, अस्वच्छ। वाचालता, मौन। वृद्धावस्था, शैशव। शक्तिशाली, निर्बल। गहरा, छिछला। घमंड, विनम्रता। पाठ में आई कहावत ढूंढकर लिखिए। बुरे काम का बुरा नतीजा, ये एक कहावत है। पाठ में आए तत्सम शब्द ढूंढकर लिखिए। जिह्वा, वृद्धावस्था, दंत, उच्च, दंड, प्रशासन, कृपा। पाठ में आए अनेकार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। जवान, युवा, योद्धा। जड़, मूल, मूर्ख। मित्र, साथी, सखा, सूर्य। राज, राज्य, सत्ता, रहस्य। हार, फूलों की माला, हारना। लिंग पहचानिए। ईंट, स्त्रीलिंग। महोदय, पुल्लिंग। दांत, पुल्लिंग। जिह्वा, स्त्रीलिंग। चिकित्सक, पुल्लिंग। ललक, स्त्रीलिंग। प्रशासन, पुल्लिंग। बयान, पुल्लिंग। रिश्वत, स्त्रीलिंग। सुधार, पुल्लिंग। पर्यायवाची शब्द, नया, नूतन, नवीन, आधुनिक। रात, रजनी, निशा, यामिनी। दांत, दंत, दसन, रद्द। जीभ, जिह्वा, रसना, जबान। अब ये उपयोजित लेखन है। जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। यानी कि पानी को बचाने के लिए, जो पानी बहता है उसे रोकने के लिए हमें ये प्रिपेयर करना है एक एडवर्टाइजमेंट। जल थाम का विज्ञापन तैयार करो, आकर्षक विज्ञापन। ये यहाँ पे है, आप देख लीजिए। तब तक मैं रुकी हुई हूँ और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। मौलिक सृजन। अब विनम्रता और सद्गुणों की नींव है विषय पर अपने मन के भाव लिखो। ये भी मैं आपके लिए रखती हूँ, आप देख लीजिए। अब अगला है संभाषणीय। इंद्रधनुष के 7 रंग, रंग हमेशा संग संग, इस कथन पर आधार पर कहानी बनाकर अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करो। तो ये मैं आपके लिए रख देती हूँ, अभी आप लिख लीजिए इंद्रधनुष के रंग।
अब नेक्स्ट है लेखनीय, जो है किसी समारोह के मुख्य बिंदुओं एवं मुद्दों को पढ़ो, इनका पुनः स्मरण करके लिखो। तो ये भी मैं आपके लिए रख देती हूँ, आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ये एक रिपोर्ट राइटिंग है। आप इसमें प्लेस और डेट अपने अनुसार लिख सकते हैं। किसी ग्रामीण और शहरी व्यक्ति की दिनचर्या की तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करके आपस में चर्चा करें। तो यहाँ पर ये दिया गया है, ये भी आप लिख लीजिए, मैं रुकती हूँ। तो आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आया हो और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हो। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।